Start. Good morning, students. Let's begin this Saturday, this weekend with English Quest Pod 2. दिन की शुरुआत अगर इंग्लिश से हो जाए तो दिन बहुत अच्छा जाता है, और स्पेशली अगर वो क्वेस्ट पॉड हो तो। क्या है ये क्वेस्ट पॉड? दिस इज द सेकेंड पार्ट इन द सीरीज, जिसमें इंग्लिश के अपकमिंग एग्जाम्स, रिलेटेड स्टडी पैटर्न, स्टार परफॉर्मर्स, कुछ नई वोकैबुलरी, कुछ नया एडवांस ग्रामर, कुछ ग्रामेटिकल कॉमन मिस्टेक्स या स्पेल मिस्टेक्स या स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज्यादा जो मिस्टेक्स आते हैं वो लेकर, और थोड़ा सा उसमें मोटिवेशन का डोज लेकर आता है इंग्लिश क्वेस्ट पॉड 2 का पैकेज। सो लेट्स गेट रेडी फॉर इंग्लिश क्वेस्ट पॉड 2। एज यूजुअल वी बिगिन विद अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे कि आज 27, कल 28 को IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम है। तो एग्जाम के एक दिन पहले के कुछ आखिरी टिप्पणी, कुछ आखिरी टिप्स और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। सबसे पहले बच्चा, whenever you are having an exam the next day, I always tell my students कि प्लीज ज्यादा किसी से बात मत करो, झिकझिक में इन्वॉल्व मत हो। Don't unnecessarily be a part of any sort of negative argument. Try to speak less. ऐसा क्यों मैम? जनरली जो भी चीज आप एक दिन पहले करते हो वही एग्जाम के ड्यूरेशन में ब्रेन इतना बदमाश होता है, वही चीजों को दिमाग में घुमाता है। तो मम्मी डैडी जो भी कहेंगे, हाँ जितना हो सकता है स्टे काम, स्टे रिलैक्स, ईट नॉर्मल फूड एंड स्टे अ बिट अलूफ। ओके। सेकेंड, अब कल पेपर है तो आज क्या करें? जितना हो सकता है बच्चा, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, ओके, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम नॉट मेकिंग इट एज अ कंपल्शन कि आप रीडिंग करो, बट जितना हो सकता है खुशी खुशी डिजिटल रीडिंग करो। क्यों? क्योंकि अगले दिन का पेपर भी आपको डिजिटल ही मिलने वाला है। तो जितना हो सकता है न्यूज़पेपर है, बुक रीडिंग है, एनीथिंग विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया, जैसे कि आई वांट टू रीड अबाउट नासा, आई वांट टू रीड अबाउट स्पेस, आई वांट टू रीड अबाउट हिस्ट्री। आपको जो पसंद है वो थोड़ा थोड़ा आज आप रीडिंग करते रहेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है ट्राई टू स्पीक लेस, और जितना हो सकता है स्टूडेंट कोई म्यूजिक मत सुनना, बिकॉज दिस हैज बीन एन एक्सपीरियंस फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दैट वाज शेयर्ड कि मैम जनरली जो गाना हम एक दिन पहले सुनते हैं, एग्जाम को जाते टाइम सुनते हैं, वही गाना हमारे पेपर के टाइम बजता है। सो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। डोंट लिसन टू एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, स्टे काम, कीप रीडिंग, स्टे अलूफ अ बिट, ज्यादा मिक्सअप मत हो और किसी आर्ग्यूमेंट में अननेसेसरी इन्वॉल्व मत हो, एंड प्लीज डोंट ईट आउटसाइड ऑल्सो। नेक्स्ट इज IBPS PO SBI PO के इंटरव्यू, राइट स्टूडेंट्स। जैसे कि थियोरी के 3 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं IBPS SBI PO के इंटरव्यूज के लिए, जिसमें का एक रिकॉर्डेड सेशन मैंने कुछ बच्चों को पोस्ट किया टेलीग्राम पे। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो प्लीज मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पे, और एल्स एक ऑनलाइन सेशन भी हमने कंडक्ट किया था ऑन द बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे दिस सैटरडे एंड संडे, यानी आज और कल मॉक इंटरव्यूज हैं। मे बी आफ्टर अ डेज गैप विल अगेन हैव अ मॉक इंटरव्यू फॉर SBI एंड IBPS PO। सो इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप, स्टूडेंट्स, यू आर सेलिंग योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम पहले अपने आप को जान लो, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है। आता है तो कॉन्फिडेंटली बोलो, नहीं आता है तो बहुत जेन्युइनली बोलो कि सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स, क्लियर। नेक्स्ट, एज फार एज RBI ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आ गया, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि 12th के बेसिस पे है तो कैसे करें। जैसे सर का ऑलरेडी एक वीडियो इस पे रिलीज हो चुका है, सो इंग्लिश के लिए मैं इसमें बता दूं बच्चा, व्हेन इट कम्स टू ऑफिस अटेंडेंट, आप पहले तो ये समझ लो कि RBI का ये जो एग्जाम है ये 12th के बेसिस पे है, ठीक। और वैसे भी अगर RBI असिस्टेंट आपने कभी दिया होगा तो उसका प्री और मेंस का इंग्लिश का लेवल दूसरे एग्जाम्स के कंपैरिजन में तो बहुत नीचे आता है। सो ऑफिस अटेंडेंट 12th बेसिस पे है तो इसका इंग्लिश का लेवल बहुत कम है, बहुत कम। दैट इज यू कैन एक्सपेक्ट इट अराउंड 9-10 स्टैंडर्ड या उससे भी कम। वोकैबुलरी तो क्लर्क प्री से भी नीचे आती है। तो मैम हम इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी के लिए आपको सिर्फ इतना करना है बच्चा, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो बिजनेस और एडिटोरियल पेज को पढ़ने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल पेज को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। When it comes to RBI office attendant, you can just refer any newspaper, front page, home page, sports page,
सिटी पेज या नेशनल पेज। नेशनल पेज के आगे जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट रेफर इंटरनेशनल, बिजनेस और एडिटोरियल पेजेस इफ यू विश टू अपीयर फॉर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। क्लियर? क्योंकि उतना लेवल उसका नहीं है। सेकेंड, जितना हो सकता है बेसिक वोकैबुलरी पे फोकस करें। वोकैब 24 यहां काम नहीं आएगा। मेरियम वेबस्टर के क्विजेस यहां काम नहीं आएंगे क्योंकि उनका लेवल एक लेवल हाई है। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप यू कैन जस्ट पुट डाउन समवेयर गूगल पे या प्ले स्टोर पे वोकैबुलरी क्विज फॉर 8th standard students, for 9th standard students, that will be sufficient. 8th 9th standard students के लिए जो vocabulary आती है that is sufficient. तो सबसे पहले क्या किया हमने? रीडिंग में न्यूज़पेपर में कहां तक लेवल जाना है? सिर्फ नेशनल तक। मतलब स्पोर्ट्स पढ़ा, फ्रंट पेज पढ़ा, सिटी पेज पढ़ा, नेशनल के आगे नहीं। वोकैबुलरी कहां? 8th 9th के बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है उतनी ही करना है। इसके अलावा आरसी मत छोड़ो, एक आरसी करो। लेकिन अब आरसी के लेवल्स उतने टफ नहीं है, तो आप आरसी भी क्या करो, you can refer RCs with respect to story related RC। मुझे लगता है abstract भी नहीं आएगा, story related RC आएगा। Okay, fill in the blanks, sino anto, story related RC, the paper will be very very easy। Okay, next there's something called as Atomic Research Center। बाबा Atomic Research Center के भी कुछ बच्चों के फॉर्म्स हैं, वो बच्चे वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको ये चीज बता दूं कि there's one of our students who has cleared this examination last year। वो बच्चे का इंटरव्यू भी हो गया, बट मेडिकल के टाइम पे कुछ इश्यूज होने की वजह से ही कुडंट मेक इट। तो उस बच्चे के साथ हम एक जूम मीटिंग अरेंज करने वाले हैं, मे बी दिस वीकेंड, यानी दिस संडे वी आर प्लानिंग फॉर अ जूम मीटिंग। तो मैं चाहूंगी जो भी बच्चे इस एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, क्योंकि उसमें लेवल 2 में इंग्लिश 100 मार्क्स के लिए है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ऐसे लेटर आएगा, प्रिसीज भी आ सकता है, एंड कॉम्प्रिहेंशन इज मेंशन्ड देयर। सो उसके लिए आप प्लीज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। संडे वी आर गोइंग टू अरेंज अ जूम मीटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्लियर? ऐसे लेटर, प्रिसीज एंड कॉम्प्रिहेंशन। चलिए नेक्स्ट, सो वी हैव स्टडी पैटर्न। जैसे कि अगर आईबीपीएस मेंस, क्लर्क मेंस हो जाती है, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के इंटरव्यूज हो जाते हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एग्जाम है वो तो साइंस ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। तो जब हम इस पे आते हैं स्टडी पैटर्न पे, क्योंकि जून तक एक्सपेक्टेड है कि कुछ बच्चों के एग्जाम्स नहीं है, तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का टाइम आपके पास है। ठीक है? बहुत सारे ग्रुप्स जो मुझे कॉल करते हैं, मैंने उनको स्पेशली ये बात कही है, बच्चा कैन यू मेक अ पॉइंट कि तुम 15 दिन, एटलीस्ट मार्च के पहले 15 दिन अपने आप को इंग्लिश के लिए झोंक दो। यस, व्हाट आई मीन इज, can you make a study plan or a study timetable जिसमें इंग्लिश आप 6 घंटे कर रहे हो दिन में से? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो सबसे पहले बच्चों का ये सवाल था, मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चा, जिन बच्चों का स्कोर एक स्टैग्नेंट स्टेज पे आके रुक गया है, 15 का स्कोर है इंग्लिश में प्री में, 16 का स्कोर है इंग्लिश में, 12 का स्कोर है, 12 के आगे गाड़ी बढ़ी नहीं रही है, तो इस स्टेज पे आपको रीडिंग बढ़ानी है। यू पुश योरसेल्फ हार्डर टुवर्ड्स दैट थिंग। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का अभी जून तक कोई एग्जाम नहीं है, तो फरवरी तो खत्म, मार्च, अप्रैल में, जून को हम गिनते ही नहीं है, 3 महीने हैं। 3 महीने में से मैं सिर्फ 15 दिन मांग रही हूं, 6 से 8 घंटे पूरे इंग्लिश को, स्पेसिफिकली डिवोटेड इंग्लिश के लिए। क्या करना है? रीडिंग, बहुत रीडिंग करो। कुछ बच्चों को तो मैंने टारगेट्स भी दिए हैं, 3 दिन 1 किताब, 2-2 घंटे का न्यूज़पेपर रीडिंग। बट अगेन आई से स्टूडेंट्स, सिर्फ फिजिकल रीडिंग जहां पे तुम अपना मुंह हिला के जोर जोर से बात कर रहे हो विल मेक नो सेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड। इसी के लिए मैंने कहा कि जो भी आप पढ़ोगे, ट्राई टू समराइज दैट। समराइज, सपोज मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा द हिंदू का इंटरनेशनल पेज का, कुछ मत करो, पेन पेपर लो, पूरा आर्टिकल होने के बाद मुझे कितना समझा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में लिखो। प्लीज पेन डाउन, प्लीज राइट डाउन। जितना आप लिखते हो उतना आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है। ये मैं नहीं कहती है, अब ये एक्सपीरियंस कहता है। जिन भी बच्चों का आप क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ सुनोगे, उनके इस बात पे ध्यान देना कि उनको जीएसटी का कितना बेनिफिट हुआ है, एंड दे यूज्ड टू डू इट, एंड दैट एक्चुअली एनहांस देयर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो आप मेरे हिसाब से एक 15 दिन तो भी, 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 6-6, 8-8 घंटे इंग्लिश करो। ऐसा करने से
इंग्लिश का जो इनिशियल पुश है, इनिशियल किक है जो लगता है, वो प्रॉपर मिलेगा। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, इंग्लिश की पढ़ाई इज सेम लाइक प्लांटिंग अ बैम्बू ट्री। इसको इनिशियल बहुत ज्यादा लगता है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, एक बार लेकिन ये शूट करना शुरू कर दे तो फिर इतने एफर्ट्स नहीं लगते हैं। क्लियर? जिन बच्चों का स्कोर इंग्लिश का प्री का 18 के नीचे है, अगेन आई रिपीट, प्लीज लिसन, जिन बच्चों का इंग्लिश का प्री का स्कोर 18 के नीचे है, उन्होंने 15 दिन इंग्लिश इस तरीके से करना चाहिए। यस, जिन बच्चों का 18 के ऊपर है, nothing to worry, then you just keep on reading, doing vocabulary, solving RCs, keep on doing that, no problem। लेकिन जिन बच्चों का प्री में 18 स्कोर नहीं आ रहा है, उन्होंने कम से कम 15 दिन इंग्लिश झोंक देना है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश रिजरेक्शन सेंटर। जैसे हमने बनाया था ड्यूरिंग द ऑफलाइन बैचेस, होप प्रियंका रिमेंबर्स दिस, इंग्लिश रिजरेक्शन सेंटर, यानी जहां पे सिर्फ इंग्लिश को ही जिंदा करने के लिए 15 दिन आपको देने हैं। Try this and this will really work out. So you have to read, you have to summarize the matter, whatever you have read. Next, रीडिंग कम से कम 6 घंटे की करो, जिनका 18 के नीचे स्कोर है, बिकॉज अभी आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। मैथ्स, एलआर आप 2-2 घंटे, 1-1 घंटे भी करोगे तो वो चलता है, बिकॉज इनिशियल जो किक, इनिशियल जो पुश, इनिशियल जो एफर्ट्स इंग्लिश को लगते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। आप प्लीज, अभी टाइम है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट टाइम इन इंक्रीजिंग और एनहांसिंग योर इंग्लिश स्कोर। दिस इज द राइट टाइम। 6 घंटे डालो रीडिंग में। अभी 6 घंटे में से मेरे हिसाब से 2 घंटे सुबह न्यूज़पेपर, 2 घंटे दोपहर में न्यूज़पेपर और 2 घंटे रात में बुक रीडिंग। ऐसा 2-2 घंटे ने 6 से 8 घंटे में आपकी 3 दिन में एक किताब खत्म होने का टारगेट होना चाहिए। बुक रीडिंग प्लीज जितनी कर सकते हो करो। वीक में 2 बुक्स, वीक में कम से कम 1 बुक तो खत्म करने की आदत डालो आप। वोकैबुलरी क्विज मत छोड़ो। वोकैबुलरी एंड रीडिंग अगर ये दोनों साथ में चले ना बच्चा, तो आप खुद महसूस करोगे कि मैम अचानक इंग्लिश में 3-4 मार्क्स का स्कोर इंक्रीमेंट दिखा है। ओके, सेकेंड, कल एक ग्रुप का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ जिसपे बच्चों का कहना था कि मैम जब हम रीड करते हैं, ठीक है, और जब थोड़ा सोच के आंसर मार्क करते हैं तो आंसर गलत जाते हैं। फॉर दिस आई हैव एन आंसर स्टूडेंट्स, कि जब आप रीड करते हो तो पहले रीडिंग में जो आपको आंसर लग रहा है आपको वही टिक करना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज जनरली 99% बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनका इंग्लिश रीडिंग बेस होता है। जितना सोच के मार्क करोगे यू विल बी कंफ्यूज्ड और फिर आप गलत आंसर मार्क करके आओगे। रीडिंग के फ्लो में फर्स्ट फ्लूक में जो आपको आंसर लगता है आपको वही मार्क करना चाहिए। ज्यादा सोच के मार्क करोगे गलत जाओगे। सेकेंड, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था मैम कि प्री में मेरा स्कोर 18 है, 20 है, कभी कभी 23 भी आ जाता है। आई सेड अ गुड स्कोर, बट मैम मेंस में मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, मेंस के लिए क्या करूं? स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज अच्छे से समझ लो, व्हेन वी टॉक अबाउट प्री एग्जाम, वोकैबुलरी कम, रीडिंग इजी, सेंटेंसेस छोटे, सेंटेंसेस सिंपल। जब आप बात करते हैं मेंस की, वोकैबुलरी ज्यादा, रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, टफ हो जाती है, और सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में आ जाता है। मतलब सेंटेंसेस लेंथी दिखते हैं आपको। जब आपको प्री से मेंस पे जाना है, इसका मतलब आपको आपका एक कदम बढ़ाना है। प्री के लिए नेशनल, सिटी, स्पोर्ट्स, फ्रंट पेज तक की रीडिंग ठीक है, बट जब आप मेंस पे कदम रखना चाहते हो तो यहां कम से कम लगातार 2 महीने की इंटरनेशनल, बिजनेस, एडिटोरियल पेज की रीडिंग होनी चाहिए विद अंडरस्टैंडिंग। प्री के लिए सुधा मूर्ति जी के बुक सफिशिएंट है, लेकिन जब आप बात करो मेंस क्लियर करने की तो आर.के. नारायण है, रस्किन बॉन्ड है, रॉबिन शर्मा है, ये किताबों का लेवल आपको, पोलो कोलो है, ये लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। सो व्हेन इट कम्स टू प्री आप एक स्टेप नीचे हो, एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस आपको आपका रीडिंग का लेवल भी बढ़ाना है, वोकैबुलरी का लेवल बढ़ाना है। प्री के लिए ठीक है, छोटी मोटी वोकैबुलरी क्विजेस चल जाएंगी, बट व्हेन इट कम्स टू मेन इट हैज टू बी वोकैब 24 ऐप, इट हैज टू बी मरियम वेबस्टर क्विजेस। तो आपको लेवल बढ़ाना है। जैसे ही आप आपका तैयारी का लेवल बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली स्कोर निकलेगा। Clear? So these were the 2 queries by the students. Okay, स्टार परफॉर्मर्स, इस बार के स्टार परफॉर्मर्स हैं प्रफुल्ल। प्रफुल्ल एक नॉन एसएसए स्टूडेंट है। इसका मैसेज मैं वैभव सर को फॉरवर्ड करूंगी तो वैभव सर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। प्रफुल्ल का ये मैसेज है कि मैम बीइंग अ नॉन एसएसए स्टूडेंट, सिर्फ आपके कमेंट्स आपको फॉलो करके मेरे स्कोर में इतना इंक्रीमेंट आया है। तो एज इट इज टेलीग्राम चैनल से ये मैसेज आपके सामने है कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स हैं,
जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, उनको 100% रिजल्ट है। ये मैं नहीं कहती, ये उनके मैसेजेस आपके सामने हैं। सेकेंड इस वीक का स्टार परफॉर्मर है सोहन। सोहन का मैसेज भी मैं डिस्प्ले करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि सोहन एक वर्किंग प्रोफेशनल है, 4th ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट है। लेकिन ये बच्चे को डर है, क्योंकि मैम क्या करती है, ऑनलाइन बैचेस में अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो मैम सीधे ब्लॉक कर देती है। ये बच्चे को ब्लॉक होने का डर है, तो ये मैं जिस दिन असाइनमेंट देती हूँ, बच्चा तुरंत असाइनमेंट मुझे सबमिट करता है। उसको पता है कि सैटरडे संडे का ही मेरे पास टाइम है, मुझे उतना ही टाइम यूटिलाइज करना है। एंड ही इज डूइंग इट सो वेल, एंड इज डूइंग इट सो वेल। ये बच्चा मुझे कभी भी टाइम से पहले असाइनमेंट सबमिट करता है। मैंने आस्क हिम व्हाई, ही सेज मैम मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं जॉब करता हूं, तो मैं सैटरडे संडे को ही करता हूं। Keep it up, Sohan. I'm so happy and प्रफुल्ल. There's one more girl called as अश्विनी अराने. अश्विनी का एक्चुअली मैंने यहाँ नाम नहीं लिया बिकॉज अश्विनी का अभी मुझे रिव्यू मिला है प्रियंका मैम और साइली मैम से कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑन द टेलीग्राम चैनल। 3rd ऑनलाइन बैच, 4th ऑनलाइन बैच की जो बैचेस लाइव चल रहे हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस आते हैं डेली, और उन क्वेश्चंस में बच्चों का परफॉर्मेंस देखा जाता है। वो परफॉर्मेंस को नोट डाउन करके दोनों जो मेंटर्स हैं जिन्होंने मेंशन किया अश्विनी का नाम, सो देयर आर 3 स्टार परफॉर्मर्स फॉर दिस वीक। ओके, चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग। जैसे अनहर्ड ऑफ, दिस इज समथिंग वेर इन, जैसे मैंने हमेशा कहा कि कुछ नए वर्ड्स या कुछ ऐसे वर्ड जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, वो हम इस सेशन में सीखते हैं। ठीक है मैम, वोकैबुलरी क्यों सिखाती है आप, ये हम भी तो सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, वोकैबुलरी is the software of your language. Again I repeat, vocabulary is the software of your language. जितनी पुराना सॉफ्टवेयर उतना रुक के आपका पीसी चलता है। सेम, your software needs to be updated always. vocabulary हमेशा अपडेटेड होनी चाहिए। अच्छा इंग्लिश का स्पीकर, अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का इंसान वही होता है जो हर बार अपनी vocabulary को अपडेट करते रहता है। सो vocabulary अपडेट करना, this has to be a lifelong process. Clear? चलिए let's get ready with the first word today. The first word is deferred. defer का basically एक verb है। ed लगाया मतलब ये उसका past participle हो गया। defer is a verb. इसका मतलब delay करना, postpone कर देना, that is defer. defer का एक और meaning होता है कि अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देना, that is delegate करना। Again, defer is a verb. इसका मतलब डीले करना, पोस्टपोन करना। डिफर का एक और मीनिंग है अपनी जिम्मेदारी किसी और को देना, डेलीगेट करना। ओके, शीतल डिफर्ड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू श्याम। इसका मतलब शीतल डेलीगेटेड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू श्याम। लेट्स डिफर टुडेज मीटिंग। तो आज की मीटिंग को क्या कर रहे हैं, पुट ऑफ कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, डीले कर रहे हैं, दैट इज डिफर। पहला वर्ड याद रहेगा, डिफर। डिफर इज व्हाट? postponed, delay, put off. It also means what? It also means what? Delegate करना, किसी और को जिम्मेदारी देना। ठीक है, चलिए let's go for the next. Nuisance. Nuisance बहुत common है, and if you can see here in the movie वक्त, जो रामपाल, what's the name of that guy? राजपाल यादव का जो कैरेक्टर, दैट्स प्रीटी न्यूसेंस। ऐसी चीज जो तुमको चिड़चिड़ा बना देती है, दैट कीप्स ऑन ट्रबलिंग यू, दैट कीप्स ऑन बॉदरिंग यू, एंड दैट्स प्रीटी हार्मफुल, जो आपको तकलीफ भी देती है, मेंटल है, फिजिकल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चेयर घर में प्रॉपरली नहीं रखी और आते जाते सब लोग उससे टकरा रहे हैं, so that acts as a nuisance because it is causing you some sort of harm, some sort of injury. That's nuisance. न्यूसेंस मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी, जो आपको दिमागी तौर पे भी चिड़चिड़ा बना दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेक्चर ले रही हूं ऑनलाइन और बार बार नेट आ रहा जा रहा है, सो इंटरनेट इज एक्टिंग एज अ न्यूसेंस। न्यूसेंस इज अ नाउन, इट इज अ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, रुमिनेट। रुमिनेट के 2 मीनिंग है। जनरली आपने देखा होगा जो काव है, गोट है, जो एनिमल्स हैं, वो अपना कड जो वापस मुंह में लाके बार बार च्यू करते हैं, दैट इज ruminate. To chew repeatedly, okay, as you can see in the pic, to chew repeatedly is ruminate. So generally animals are pretty good at doing that, so they don't have anything to do and they just keep on ruminating. And next is contemplate करना, किसी गहरी सोच में डूब जाना, as you must have seen Dr. Strange doing it pretty frequently. That's ruminate, contemplate,
थिंक, सोच में डूब जाना, दैट इज रुमिनेट. किसी गहरी सोच में चला जाना, दैट इज रुमिनेट. ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ वर्ब. रुमिनेट इज अ वर्ब. वर्ब. डिफर इज अ वर्ब. न्यूसेंस इज अ नाउन. रुमिनेट इज अ वर्ब. नेक्स्ट, विकैरियस. विकैरियस. विकैरियस इस वर्ड को आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हो. मतलब ऐसा महसूस करना कि खेलने वाले या जीतने वाले की जगह पे आप हो. जनरली पेरेंट्स के साथ ये फीलिंग आती है. कैन यू सी? आमिर खान. आमिर खान takes a vicarious pride in his daughter's achievements. Parents generally take vicarious pleasure in their child's success. Vicarious pleasure, vicarious pride. Vicarious is an adjective, जिसका मतलब होता है कि किसी और के पार्टिसिपेशन को ऐसा इमेजिन करना कि आप ही जीत गए. बहुत सारे, इनफैक्ट आप भी जब बैंकर बन जाओगे तो आपके पेरेंट्स को जो खुशी मिलेगी, दैट विल बी अ विकैरियस प्लेजर. मतलब उनको ऐसा लगेगा कि वो जीत गए हैं, तुम नहीं जीते, वो खुद जीत गए हैं. यू कैन सी द मूवी ना, इन द मूवी दंगल, आमिर खान को ऐसा लगता है कि वो नेशनल जीत गया, वो इंटरनेशनल जीत गया, वो चैंपियन बन गया जब उसकी बेटी जीतती है. This is said as vicarious, experience through imaginative participation. ऐसी भावना आना कि यार मैं ही जीत गया लेकिन खेल कोई और रहा है. And this is pretty suitable for parents. Okay. Last is taciturn. Taciturn. Taciturn, you must have seen this movie कुछ कुछ होता है, जिसमें जो लड़का है he is not so inclined towards speaking. ओके, ज्यादा बात नहीं करना, लेकॉनिक रहना, कम बात करना, रेटिसेंट रहना, क्लोज माउथ रहना, नॉन कम्युनिकेटिव रहना, दैट इज taciturn. सो दिस गाय फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है, he was a taciturn character. Taciturn is again an adjective. Vicarious is an adjective. Ruminate is a verb. Nuisance is a noun and differ is again a verb. Clear? याद रहेंगे ये पांचों? चलो आगे चलते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर समथिंग विच इज रिलेटेड टू एडवांस ग्रामर. जैसे मैं इस सेशन में हमेशा कुछ एडवांस ग्रामर लेती हूँ, बेसिक नहीं पढ़ाती. अभी एडवांस ग्रामर में विश और इफ ओनली का यूज देखते हैं. जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ किया था फ्यूचर टेंस को लेकर. यू रिमेंबर फ्यूचर टेंस को कैसे बता सकते हैं? विल से, गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये लास्ट लेक्चर में लिया था. आज के ग्रामर के लेक्चर में लेंगे विश एंड इफ ओनली का यूज. विश एंड इफ ओनली का यूज. विश और इफ ओनली कब यूज करते हैं? अरे यार काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं होता. जब आप कोई डिफरेंट सिचुएशन इमेजिन करते हो अदर देन रियलिटी. जब आप कोई डिफरेंट सिचुएशन इमेजिन करते हो अदर देन रियलिटी, तो ये दो शब्दों का यूज होता है, विश, इफ ओनली. व्हेन यू ट्राई टू इमेजिन समथिंग डिफरेंट अदर देन रियलिटी, विश, इफ ओनली. ना सी, इफ ओनली का थोड़ा सा है कि ये स्ट्रॉन्गर है देन विश. काश आज बारिश होती, विश. काश आज बारिश होती, इफ ओनली. गॉट द डिफरेंस? जब आपको बहुत स्ट्रॉन्गर या स्ट्रेसफुल इंपॉर्टेंस देना है किसी सेंटेंस को, इमेजिनेशन को, तो इफ ओनली. अदरवाइज विश विल डू. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर इट. ये रूल जो था ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखा आपको दिखाना. दिस इज इट. ना सी, अगर आपको प्रेजेंट में कोई चीज बदलनी है, अगेन ऐसे, अगर आपको प्रेजेंट की कोई चीज बदलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश या इफ ओनली के साथ पास्ट का सिंपल फॉर्म लेना है. जैसे कि आई विश यू डिडंट लिव सो फार अवे. मतलब मैं चाहती थी यार तुम इतना दूर क्यों रहते हो. सो आप प्रेजेंट की अगर कोई चीज बदलना चाहते हो तो सिंपल पास्ट. विश और इफ ओनली के साथ सिंपल पास्ट लोगे तो आप प्रेजेंट की चीज बदलना चाहते हो. लेकिन अगर आप कोई पास्ट की चीज बदलना चाहते हो तो विश ओनली के साथ पास्ट परफेक्ट. एंड दिस बिकम्स अ केस ऑफ थर्ड कंडीशनल ऑल्सो. दिस बिकम्स अ केस ऑफ व्हाट? सेकेंड कंडीशनल. दिस बिकम्स अ केस ऑफ व्हाट? थर्ड कंडीशनल. विश इफ ओनली के साथ पास्ट फॉर्म लिया, यानी प्रेजेंट की कोई चीज बदलना चाहते हो. विश इफ ओनली के साथ पास्ट परफेक्ट लिया, यानी पास्ट की कोई चीज बदलना चाहते हो. जैसे they wish they hadn't eaten so much chocolate. They were feeling very sick now.
इफ ओनली आई हैड स्टडीड हार्डर व्हेन आई वाज एट स्कूल, ये आप पास्ट का बदलना चाहते हो या आप प्रेजेंट का बदलना चाहते हो? प्रेजेंट का बदलना चाहते हो तो इफ, विश, इफ ओनली, पास्ट फॉर्म। पास्ट का बदलना चाहते हो तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये दो रूल्स ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के, याद रखें। नेक्स्ट, एनॉयंस बताने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बट रेयरली। एनॉयंस यानी चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा बताने के लिए भी विश, इफ ओनली आता है। वी कैन यूज विश, वुड नॉट, to show that we are annoyed. I wish you wouldn't borrow my clothes without asking. दोबारा ऐसा नहीं करोगे। So but rarely इसका यूज है। चिड़चिड़ापन बताना, annoyance बताना, anger बताना, disagreement बताने के लिए भी ये यूज होता है, but rarely। ठीक है? As usual, some of the most common mistakes that we make while speaking or writing English. The most common mistakes that we make while speaking or writing English. जैसे कि सबसे पहला, he did not wrote the test last week. Wrong. Why? कभी भी याद रखो, did के साथ आगे V1 फॉर्म आता है। did के साथ आगे क्या आता है? V1 फॉर्म। I did not write the test last week. I did not eat my tiffin. I did not go to the picnic. I did the homework. did के साथ V1 फॉर्म आता है। अगेन, did के साथ V1 फॉर्म आता है। बहुत सारे बच्चे, I did not gone, I did not went, I did went, I did go, I did gone नहीं, I did went नहीं, I did go, I did eat my food. This way, did के साथ V1 फॉर्म, याद रखना। Next, I cannot cope up with this pressure. Generally, cope up generally यूज नहीं किया जाता है। The correct formal way of using this is cope with. आपको हटाना पड़ेगा। जैसे I cannot cope with this pressure. The meaning of the verb cope is to manage itself. तो cope is generally followed by the preposition with and try to avoid the preposition up while using cope. Next, the price of this mobile phone is higher than yours. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इनफैक्ट ये स्पॉट द एरर के फॉर्म में भी आता है प्री और मेंस के बैंकिंग एग्जाम्स में। जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो ना, तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिगर दैन योर्स, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग कंपैरिजन। मतलब आप अपना घर किसी और इंसान से कंपेयर कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं। सो माई हाउस इज बिगर दैन योर हाउस, करेक्ट। माई हाउस इज बिगर दैन दैट ऑफ योर्स, मतलब तुम्हारे घर से, फिर अब मीनिंग जाएगा करेक्ट। द रोड इज बिगर दैन इंग्लैंड, द रोड इज बिगर दैन इंग्लैंड मीन्स व्हाट? आर यू कंपेयरिंग अ रोड टू अ कंट्री? विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो द रोड इज बिगर दैन दैट इन इंग्लैंड, दिस इज अ करेक्ट कंपेरिजन। क्लियर? सो व्हेनेवर यू कंपेयर, आपको प्रॉपर वर्ड्स का यूसेज याद रखना है। क्लियर? Next, and the last part, let's talk about motivation. The last part, motivation. Okay, students, जैसे हमेशा एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आज का एक मोटिवेशनल लेसन आप तक पहुंचाना चाहूंगी। ठीक है? कहानी बहुत ध्यान से सुनो। There's a guy called as Raju. ये बच्चा 21 years old का लड़का है जो किसी गांव से औरंगाबाद आता है। Any place you can take, okay? I give an example of Jalna. He is coming from Jalna all the way to औरंगाबाद आता है for banking classes. Let's begin this way. It's an imaginary story, okay? This is a story of a guy called Raju, a boy called Raju. He is 21 years old. He came all the way from Jalna to Aurangabad for doing banking course. Yeah, he's a banking aspirant. एक दिन संडे को ये बच्चा क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पे जाता है। ठीक है? बॉल पैर में लग जाता है। ठीक है? रूम पे आने के बाद थोड़ा सा पैर में पेन है। दोस्त कहते हैं यार बॉल जोर से लग गया होगा ना, रूममेट्स कहते हैं बॉल जोर से लग गया ना इसलिए थोड़ा पेन होगा, आराम करो ठीक हो जाएगा। रात भर सोता है,
अगले दिन सुबह जब उठता है तो राजू का पैर स्वेल हो जाता है, बहुत ज्यादा सूज जाता है। दोस्त कहते हैं यार ठीक है, हम तुझे पेन किलर वगैरह मेडिकल वाले से ला कर दे देते हैं। रूममेट्स एज यूजुअल, सो दे गो एंड बाय सम मेडिसिन्स फ्रॉम अ मेडिकल शॉप, ओवर द काउंटर, ओटीसी जिसको कहते हैं, लेकर आते हैं, पेन किलर्स दे देते हैं। राजू आज का दिन क्लासेस को मत जाना, दिन भर मेडिसिन खा के आराम करो। अगले दिन बच्चे पूरे दिन भर की पढ़ाई करके, क्लासेस करके जब वापस रूम पे आते हैं तो राजू के पैर की स्वेलिंग बढ़ती जाती है। अब रूममेट्स भी परेशान, राजू भी परेशान, यार स्वेलिंग ही कम नहीं हो रही, क्या करें। स्टूडेंट्स, उसके जो रूममेट्स होते हैं, वो कहते हैं कि चलो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसको उसी टाइम शाम में डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है, हाथ लगाकर चेक करके देखने के बाद कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस मुक्का मार है, आप ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेडिसिन ले लीजिए एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। रात में उसके फ्रेंड्स उसको मेडिसिन दिला के, पानी वगैरह दे के, खाना देकर सब सो जाते हैं। अगले दिन राजू का पैर इतना सूज जाता है कि वो उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता। अब रूममेट्स परेशान हो गए, राजू के घर फोन लगाते हैं। राजू के पेरेंट्स घबरा कर गाड़ी लेकर राजू को लेकर जाने के लिए आते कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि चलो राजू अब गया रूम से, रूम में कोई नया रूममेट बुला लेता है, अब ये तो कुछ 4-6 महीने आएगा नहीं, इसकी तबीयत तो ठीक होने से रही, पैर तो काफी स्वेल हो चुका है। 4 दिन के बाद राजू का फोन आता है, यार मैं परसों वापस आ रहा हूं। सारे रूममेट्स परेशान, क्या किया तुम्हारी मम्मी ने, ऐसे घर पे जाके कोई जादू कर दिया, तुम्हारा पैर कैसे अच्छा होगा, तुम इतनी जल्दी वापस आ रहे हो, हम तो दूसरा रूममेट ढूंढ रहे थे, हमें लगा तुम वापस नहीं आओगे। तब राजू कहता है, अरे यार मुझसे एक गलती हो गई। रूममेट्स पूछते क्या गलती हुई तुमसे? जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मेडिकल स्टोर की मेडिसिन है खाओ, मैंने दवाई नहीं खाई। तुम मुझे अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर गए, वो डॉक्टर ने जो दवाई दी वो मैंने नहीं खाई। सिर्फ इतना फर्क हुआ कि मेरी मम्मी ने वहां मुझे ले जाकर कोई साधे डॉक्टर को बताया, दवाई दी और मेरी मम्मी ने मुझे दवाई हाथ से खिलाई, तो दवाई जब मेरे पेट में गई मैं ठीक हो गया। कमाल डॉक्टर का है क्या, कमाल दवाई का है। सेम, आप किसी से भी इंग्लिश पढ़ो, किसी से भी, आपको इंग्लिश तब तक नहीं आएगी जब तुम इंग्लिश की कड़वी दवाई नहीं खाओगे। दैट इज यू हैव टू सिट विद द ओपन बुक। आपको किताब पढ़नी है। यू आर द वन हु हैज टू टेक द हार्श, द बिटर एंड द मेडिसिन विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ इंग्लिश। वो दवाई आपको खानी है। डॉक्टर बदलने से बीमारी नहीं जाती, बीमारी दवाई खाने से जाती है। इंग्लिश का तुमको प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, वो प्रॉब्लम कब जाएगा जब तुम इंग्लिश में टाइम, एफर्ट्स और मेहनत डालोगे। मैम मैं यहां लगाऊं क्लासेस, मैं वहां जाऊं, मैं इसके पास जाऊं। Doctor is not the solution. The solution to your problem is your medicine. And the only medicine that you have right now for English is that you have to study. You have to read. दवाई देखो छोटे बच्चे को भी समझ में आता है, अच्छी नहीं होती है, कड़वी होती है, इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चों को जबरदस्ती देना पड़ती है। लेकिन जो समझदार आदमी होता हो, जैसे तुम खुद ही लेते हो। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू swallow those tablets and capsules, बट तुम खुद खाते हो क्योंकि तुमको पता है इससे तुम ठीक हो जाओगे। Don't behave like immature children, जिनको पता ही नहीं है कि वो रो रो के दवाई खा रहे हैं। बी अ मेच्योर्ड बॉय गर्ल, कि आपको पता है ये इंग्लिश की दवाई है, ये मुझे खानी है, चाहे मुझे पसंद हो चाहे पसंद ना हो, बिकॉज इसके सिवाय मुझे बैंकिंग में कोई एंट्री नहीं देने वाला। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बीमारी डॉक्टर बदलने से नहीं जाती, बीमारी दवाई खाने से जाती है। और आपकी इंग्लिश की दवाई है इंग्लिश की स्टडी। ऐसी स्टडी जिसमें आंसू बहेंगे, ऐसी स्टडी जो बहुत बोरिंग लगेगी, ऐसी स्टडी जो लगेगा रिजल्ट्स दिख ही नहीं रहे हैं मैडम, कब तक पढ़ें, बट ऐसी स्टडी का ही तुम्हारे ऊपर रिजल्ट अल्टीमेटली दिखेगा। क्लियर? So thank you so much students. Have a wonderful day ahead and keep studying. And remember this always, it is the medicine that will cure the disease. Thank you so much. God bless you.